गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी की कक्षा में हम पाठ नंबर 3 आलो आंधारी की पेज नंबर 31 से व्याख्या शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ देखिए। जब मेरे स्वामी के सामने वहाँ के लोगों के मुंह बंद नहीं होते थे तो यहाँ तो बच्चों को लेकर मैं अकेली थी। लेखिका ने अभी तक बताया ना कि लोग उसे कुछ कुछ कहते रहते थे, तो वो सोचती है कि जब मेरा पति था तब भी मुझे लोग कहते थे, और जब उसके सामने लोग मुझे कहने से नहीं बाज आते थे तो अब तो वो कहेंगे ही कहेंगे, और अब तो मैं अपने बच्चों के साथ अकेली रहती हूँ तो ये तो ऐसी और वैसी बातें तो मुझे सुननी ही पड़ेंगी। जब लेखिका काम पर आती जाती तो आसपास के लोग क्या करते, उसको देखकर एक दूसरे को बताते थे कि जो ये लड़की है ना, इसका स्वामी, इसका पति यहाँ नहीं रहता और यह अकेली ही अपने बच्चों के साथ किराए के मकान में रहती है। अब दूसरे लोग जब ये सुनते कि कोई ये अकेली है तो उसके साथ छेड़खानी करना चाहते। वे लेखिका के साथ बातचीत करने की कोशिश करते और क्या करते बेटा, पानी पीने के बहाने उसके घर आने की कोशिश भी करते थे। क्या होता है कि आजकल मैं नहीं कह सकती, पहले क्या था कि लेखिका के समय में कि जब वो घर कोई महिला अपने बच्चों के साथ अगर अकेली जीवन यापन करना चाहे ना तो लोग उसे करने नहीं देते। उस पर तरह तरह के लाछन लगाए जाते हैं, उसको गलत समझा जाता है, जैसा कि लेखिका के केस में था। तो वे भी उसे बेटा उसके साथ शरारतें करते रहते थे। अब वो क्या करती, वो समझदार थी, तो वो क्या करती, जब वो लोग घर पर आते तो वे अपने लड़के से उन्हें पानी पिलाने को कह देती और कोई ना कोई बहाना बनाकर वहाँ से बाहर निकल जाती थी। इतना ही नहीं, जब वह अपने बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो ज़बरदस्ती लोग उनसे बातें करने की कोशिश करते, सीटियाँ मारते, ताने मारते थे। लेकिन लेखिका ने सोच लिया था कि मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, ढंग से जीना है, तो वो उनकी बातों को अनसुना कर देती थी। अब वो तातूश के जब यहाँ पहुँचती तो वो बताते, यानी कि अब वो तातूश के घर पहुँच जाती तो वहाँ पर तातूश उनको कहते कि मेरे किसी बंधु ने, यानी कि जो उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने लेखिका की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा है कि तो वह खुशी से फूल जाती और जो उसके साथ रास्ते में घटनाएं होती थी ना वह उनको भूल जाती थी। अब जो तातूश के भाई बंधु थे वो कहाँ रहते थे, कोलकाता और दिल्ली में रहते थे। ठीक है, तो वो उनके बारे में यानी कि तातूश ने लेखिका के बारे में अपने सभी रिश्तेदारों को बता रखा था, तो बदले में वो भी उससे उन तातूश से पूछते रहते थे कि क्या उसने क्या किया, क्या उसने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया, वो कैसी है। और वे जो लोग थे ना वो अच्छे थे बेटा, वे चिट्ठी लिखकर या फ़ोन करके तातूश से मेरे बारे में हमेशा पूछते ही रहते थे। एक दिन मैं घर में बैठी अपने बच्चों से बात कर रही थी कि तभी मकान मालिक का बड़ा लड़का आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। लेखिका बताती हैं कि एक दिन जब वे अपने घर में बैठी हुई थी अपने बच्चों के साथ, तो जो मकान मालकिन का बड़ा बेटा था ना वो वहाँ आ जाता है और दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। अब लेखिका में सभ्यता थी, संस्कार थे, तो उसने उसे बैठने के लिए कहा। हालांकि वो मन से नहीं चाहती थी, लेकिन बस वह बैठ गया तो उसने उठने का नाम ही नहीं लिया। वहाँ बैठकर वह अनाप शनाप बातें करने लगा, उल्टी सीधी बातें उसने शुरू कर दी और ऐसी ऐसी बातें करने लगा कि जो बहुत ही गंदी थी। अब बैठा भी कहाँ पर था, दरवाजे के बीच में बैठ गया था, वहाँ से वो निकल भी नहीं सकती थी और उसको वहाँ से जाने के लिए भी नहीं कह सकती थी। क्यों? क्योंकि उसको अभी कोई मकान तो मिला नहीं था। हालांकि वह उस भाड़े के मकान को छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसको अभी तक कोई मकान नहीं मिला था, इसलिए वह उसको भला बुरा भी नहीं कह सकती थी। लेकिन उसने सोच लिया था कि जितनी जल्दी होगा इस मकान को मैं छोड़ दूँ, इसी में मेरी भलाई है, क्योंकि उस लड़के की हिम्मत अब बढ़ गई थी। पेज नंबर 32। तो लेखिका ने यही सोचा कि अब मैं यहाँ से चली जाऊँगी, क्योंकि अब उसकी हरकतें बढ़ती ही जा रही थी।
अब वो फिर वो सोचती है कि क्या मेरे घर में कोई मर्द नहीं है, तो क्या इसी से मुझे हर किसी की कोई भी बात माननी होगी? मैं कल ही कहीं और घर ढूंढ लूँगी। वो क्या सोचती है कि जब मेरा पति मेरे साथ नहीं रहता, उसका पति अच्छा नहीं था, जब वो रहता था तब भी लोग कहते थे, अब उसने उसको छोड़ दिया था उसके दुर्व्यवहार की वजह से, तो वो सोचती है कि अब मैं इस घर में नहीं रहूँगी। मैं अपने काम पर जाती रही और साथ ही साथ घर भी ढूंढती रही। एक दिन काम पर से मैं घर लौट रही थी तो देखा कि मेरे बच्चे रोते दौड़ते चले आ रहे हैं। लेखिका काम पर जाती आती जाती अपने लिए मकान ढूंढती रहती थी, घर ढूंढती रहती थी। ऐसे में एक दिन जब वो काम पर से घर लौट रही थी तो देखते हैं कि उसने देखा कि उसके बच्चे रोते रोते उसकी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं और वो कहते हैं, मम्मी मम्मी जल्दी से घर चलिए, किसी ने हमारा घर तोड़ दिया है। बच्चों की बात सुनकर वह चौंक जाती है कि यह क्या हो गया। हालांकि उसको घर ढूंढना था, दूसरे घर में उसको शिफ्ट होना था भाड़े के घर में, लेकिन ये तो गलत ही हो गया। तो वहाँ जाकर वो देखती है कि सचमुच में ही घर का सारा सामान बाहर बिखरा पड़ा था और यह देखकर वह अपना सिर पकड़कर बैठ गई। क्यों? क्योंकि सायंकाल का समय हो चुका था और उस इतनी जल्दी वो कहाँ जा सकती थी और दूसरा घर इतनी जल्दी मिलने वाला नहीं था। ऊपर से वह अकेली अपने बच्चों के साथ रहती थी, तो लोगों की मानसिकता को तो कोई बदल नहीं सकता ना। तो वह उसने क्या किया, उस समय वो बिल्कुल टूट चुकी थी, वह अपने बच्चों को अपने साथ बिठाकर रोने लग गई। ऐसा नहीं, उन्होंने सिर्फ मेरा ही घर नहीं तोड़ा था, आसपास जो और घर भी थे उन्हें भी तोड़ डाला था। लेखिका कहती हैं कि उन लोगों ने जिन्होंने भी घर तोड़ा था, मेरा ही घर नहीं तोड़ा था, आसपास जितने भी घर थे उनको भी तोड़ दिया था। लेकिन एक अंतर था, उन घरों में क्या था, कोई मर्द, कोई बड़ा लड़का, स्वामी जरूर था, यानी कि उनके घर में देख रेख करने वाला कोई जिम्मेदार व्यक्ति था। यहाँ लेखिका के तो वो स्वयं थी, खुद थी वो। तो क्या करती है, अपना सारा वो जो उनके घर में लोग थे वो अपना सारा सामान सहेज कर वहीं रख गए थे और अपना नया घर ढूंढने चले गए थे। लेकिन लेखिका कहाँ जाती? अब कुछ लोग और भी थे उनके साथ, और वो कौन लोग थे? जो लेखिका से और उसके बच्चों से सचमुच में ही स्नेह रखते थे, वे उसकी सहायता करना चाहते थे, वे उसे अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। तो ये था इसमें। तो उनमें ही कौन था? एक भोला नाम का व्यक्ति भी था, भोला दा। उसने कहा कि वह मेरे भाई के समान था, वह मुसलमान था और लेखिका के घर के पास ही रहता था, तो वह उनको छोड़कर नहीं गया, वहीं उनके साथ बैठा रहा। इस तरह लेखिका ने अपने बच्चों के साथ पूरी रात खुले आसमान में निकाली। पेज नंबर 33। अब जो भोला था उसके बारे में बताया गया है। वह हम लोगों की तरफ का रहने वाला था और मेरे भाइयों और मेरे बाबा को भी जानता था। जो भोला जाति से मुसलमान था वह एक अच्छा व्यक्ति था। वह उसके भाइयों और उसके बाबा को भी जानता था, इसीलिए वह बैठा रहा। वह लेखिका के बच्चों से भी लगाव रखता था। फिर बेटा वो क्या कहता है कि तुम ऐसा करो कि तुम अपने जिस मालिक के यहाँ काम करती हो ना, उनको जाकर अपनी समस्या बताओ, हो सकता है कि वो तुम्हारी समस्या का समाधान कर दें। तो अब तातुश ने तो उसे पहले ही कहा था कि यहाँ रह सकती हो तुम्हें कोई भी समस्या नहीं होगी। तो वो कहती है कि हाँ, एक बार तुम मेरे साथ चल पड़ो। लेखिका भोला से कहती है कि ठीक है, तुम एक बार चलकर मेरी बात कर लो, क्योंकि मेरी तो कहने की हिम्मत नहीं होती है, पहले ही उन्होंने इतने एहसान कर रखे हैं मुझ पर। तो भोला दा कहता है कि चलो। और इस तरह बेटा लेखिका और भोला दोनों तातुश के घर जाते हैं। वहाँ पर जब वो जाती है तो एक तो पूरी रात वो सोई नहीं थी, दूसरा उसके सामने ये बहुत बड़ी समस्या थी कि वो जाएगी कहाँ। तो उस समय उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। जब वो वहाँ गई तो तातुश अखबार पढ़ रही थी और फिर पूछते हैं कि बेबी, तुम रोज़ तो ऐसे नहीं देखती हो, तुम्हारा मुँह सूखा सूखा क्यों है? वो पूछते हैं कि बेबी, जब तुम आती हो तो खुश होकर आती हो, आज क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है। तो फिर बेटा वो सारी बातें उनको बताती है कि किस तरह से जहाँ वह रहती थी वो कॉलोनी तोड़ दी गई है, बुलडोजर से सारे घर तोड़ डाले गए हैं और उसने पूरी रात अपने बच्चों के साथ ओस में बाहर गुजारी है। अब फिर बेटा उन्होंने कहा कि मेरी जान पहचान का एक आदमी है, मेरे साथ आया है, वह आपसे बात करना चाहता है। तो ये बात सुनकर तातुश
फ़ौरन बाहर जाते हैं, भोला दा से बातें करते हैं और कहते हैं तो फिर वो बेबी को थोड़ा सा डांटते हुए कहते हैं कि तुम रात को ही क्यों नहीं चली आई? तुम्हें बच्चों के साथ जब रात भर बाहर रहना पड़ा तो तुम आ जाती थी, आ जाती। तुम्हें पता नहीं कि मैं कभी तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता हूँ। चलो खैर छोड़ो, अब बताओ अब कब आ रही हो? तो वो कहा तो लेखिका कहती है कि जब आप कहेंगे। तो तातूश कहता है कि तुम अभी जाओ और अभी अपने बच्चों को लेकर आ जाओ। लेखिका खुश हो जाती है। वह थोड़ी देर में ही अपने बच्चों को लेकर रिक्शे में सामान लाद कर वहाँ पर आ जाती है। अब फिर वो रास्ते में सोच रही थी कि तातूश ने बेटा उसने इतना जीवन में ना बेटा सब कुछ देख लिया था। जब तातूश ने कहा ना कि एक बार में ही कह दिया कि तुम अपना सामान ले आओ और वो तैयार हो गए, तो वो सोचती है कि ठीक है अब आगे पता नहीं क्या होगा। तो वो अपना सामान वहाँ पर तातूश के घर में ले आती है। पेज नंबर 33 पर लास्ट पैराग्राफ। तातूश ने छत पर एक कमरा मेरे लिए खाली कर दिया। तातूश ने उसको रहने की जगह कहाँ दी? कमरे ऊपर जो कमरा बना हुआ था उसको खाली कर दिया और उस कमरे में लेखिका ने अपना सारा सामान फटाफट रख लिया। फिर तातूश ऊपर जाकर देखते हैं तो वो खाना बनाने की तैयारी में लगी हुई थी। तो उसको वो कहते हैं कि आज खाना ऊपर ना बनाती ना तो भी चल जाता, नीचे तो काफ़ी बना ही हुआ है। पेज नंबर बेटा 34। मैंने कहा तो क्या हुआ, रखा रहे, दादा लोग खाएंगे। तातूश बोले रात को एक बार नीचे एक गरम गरम रोटी खिला सकोगे? अभी तक तो दोनों समय रोटी बनाने वाला कोई नहीं था। अब बेटा जो तातूश थे ना उसे खाने का भी ऑफर करते हैं कि तुम नीचे खा लेती, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। तो कहती है कोई बात नहीं, वहाँ खाना रखा हुआ है ना, तो जो दादा लोग हैं तातूश के जो बच्चे हैं वो खा लेंगे। तो तातूश फिर उससे कहते हैं कि तुम ना सुबह जो खाना बना कर जाती हो हम रात को वही खाता हूँ मैं, तो क्या तुम रात को एक बार नीचे एक गरम गरम रोटी खिला सकोगी? तो वो उसको कहते हैं कि हाँ मैं यानी कि दोनों समय अब मैं आपका खाना गरम गरम आपको खिला दूँगी। इसके बाद से मैं खाना वाना और अन्य सभी काम अपनी मर्जी से करने लगी। किसी को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं होती। आमतौर पर क्या होता है, जो घर में नौकर होते हैं उनको समझाया जाता है ये कर लीजिए वो कर लीजिए, लेकिन जो लेखिका थी वो एक कुशल, अपने काम में बेटा कुशल थी, पारंगत थी। तो वो क्या अब खाना वाना हर कार्य को वो अपनी मर्जी से करने लगी थी। उसको काम करना आता था, किसी को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं होती थी। तातूश उसे काम करते हुए देखते और कहते बेबी तुम इतना काम कैसे कर लेती हो, सारा दिन तो काम करती रहती हो, थोड़ी देर बैठ भी जाया करो मेरे पास। फिर जब वो बैठती तो दोनों बच्चों से बातें पूछते रहते, बातें करते रहते और पता नहीं कितना समय निकल जाता था। फिर वो पूछते बच्चों ने नाश्ता वास्ता किया क्या, तुमने कुछ खाया वाया, जाओ ऊपर जाकर बच्चों को खिलाओ, फिर आकर अपना भी नाश्ता कर लेना। तातूश एक भले मानस थे। वह लेखिका के साथ साथ उसके बच्चों का भी पूर्ण रूप से ध्यान रखते थे। और फिर वो कहते कि थोड़ा सा दूध भी ले जाओ, और इस तरह से वहाँ आने के बाद लेखिका के बच्चों को दूध भी मिलने लगा था, आधा लीटर दूध। तातूश ने एक दिन कहा देखो बेबी, इस घर में पहले भी कई औरतें काम कर चुकी हैं, लेकिन तुम जैसी कोई लड़की अभी तक मुझे नहीं मिली। बेटा तातूश उसके काम से खुश थे। वह ईमानदार थी, अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करती थी, सफाई से करती थी। तो वे उसे कहते हैं कि देखो बेबी, मुझे ना आज तक मतलब मेरे घर में न जाने कितने नौकर आए हैं, कितनी औरतें आई हैं काम करने के लिए, लेकिन तुम जैसी लड़की मुझे आज तक नहीं मिली जो हर कार्य को पूर्ण सलीके से करती है। तो फिर वो कहते हैं कि तुम ये मत सोचना कि मेरे घर में सिर्फ तुम एक काम करने वाली लड़की हो, अर्थात नौकरानी हो। तुम मेरे घर में पूरे अधिकार से रह सकती हो। तुम ये कभी भी मत सोचना कि यह घर किसी और का है। तुम मुझे अपना पिता जैसा समझ सकती हो क्योंकि मैं तुम्हें अपनी लड़की जैसा मानता हूँ। फिर लेखिका सोचती है भला ये कोई कहने की बात थी, मुझे तो पता ही है कि आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हो, मुझे कितना सहारा आप लोगों ने दिया है, सभी मेरा कितना ध्यान रखते हैं बेटा। तो कभी क्या होता है कि जब लेखिका की तबीयत खराब हो जाती तो तातूश बड़े चिंतित हो जाते थे और वे कुछ कार्य खुद ही कर लिया करते ताकि लेखिका को बीमारी की हालत में कम काम करना पड़े। और उसे क्या करते, जबरदस्ती डॉक्टर के पास भेजते,
पड़ोस में ही, और जब वो डॉक्टर के पास जाती तो वो उसे देख लेते, जांच कर देते और दवा लिख कर दे देते। वह पर्ची लाकर तातूस को दे देती और तातूस फटाफट जाकर वो दवाई ले आते थे। दवा सिर्फ लाते ही नहीं थे, बल्कि उसे बेटा जो दवा खानी होती थी ना, वो उसे निकाल कर भी दे देते थे और आनाकानी करने पर ज़बरदस्ती उसको खिला देते थे। तो ये मैंने आपका पेज नंबर 34 तक की व्याख्या आपको करवा दी है। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना।